एंड द काउंटडाउन बिगिंस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और जो टॉपिक ये है, आपके रिमेनिंग डेज में आपके क्या रूल होने चाहिए, किस तरीके से आप अपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हो, इस बेसिक से वीडियो में हम यही बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हम एक लॉ के बारे में आपको बताना चाहते हैं, जो कि हम पहले से भी डिस्कस कर लिए आपके साथ, जिस लॉ का नाम है पार्किंसंस लॉ। ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है। पार्किंसंस लॉ का ये कहना है कि अगर आपके पास एक बहुत ज़्यादा काम है ना, और उस काम को करने के लिए आपके पास बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो वो उस कम दिन में भी आप उस काम को पूरी तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपको, अगर काम की हम यूनिट की बात करें कि 1000 यूनिट ऑफ काम है, यू हैव योर 1000 यूनिट ऑफ वर्क, और उस 1000 यूनिट ऑफ वर्क को करने के लिए आपको 6 महीने का वक्त दिया गया है। मान लेते हैं कि आपने 5 महीना बिता गया है ना, 5 महीने आपने स्पेंड कर लिए हैं, लेकिन उस 5 महीने में आपने केवल 200 यूनिट ऑफ वर्क ही किया है काम, और बाकी एक महीने में आपको अभी भी 800 यूनिट ऑफ काम बाकी है। तो पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि आप उसी एक महीने में पूरी 800 यूनिट ऑफ काम कर सकते हो। ये जनरली हमने प्रैक्टिकल में भी देखा है कि जब आप कॉलेज डेज में रहते हो, तो कॉलेज डेज में आपको 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो सेमेस्टर का जब भी आप एग्जाम देते हो, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि एक दिन 2 दिन पहले ही पढ़ के अपना एग्जाम देते हैं, है ना। तो उस हिसाब से हमारी जो दिमाग है ना, वो काम करने लग जाता है। इसी को एक इकोनॉमिक थ्योरी में रिप्रेजेंट किया गया था, जिसका नाम है पार्किंसंस लॉ। अब हम इस वीडियो में हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब आपकी जो बहुत गिना चुना हुआ दिन बचा हुआ है, ठीक है, रिमेनिंग मतलब बात करें 10 से 15 दिन के बीच में ही आपके पूरे दिन बचे हुए हैं। उस दिन में आपको किस तरीके से अपने यूजीसी नेट एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पहला जो रूल होना चाहिए आपको, वो आपके एवरग्रीन टॉपिक को पहचानिए। अपने दोनों पेपर के, पेपर 1 है, पेपर 2 है, दोनों पेपर के आप अपने एवरग्रीन टॉपिक को पहचानिए। और किस तरीके से, जैसे आप रिसेंट पेपर देखिएगा ना प्रीवियस ईयर के, तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। तो उस एग्जाम का उस टॉपिक का एक लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाने के बाद उसके जो भी आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है, जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहा है, उसको आराम से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका पहला अप्रोच होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए, सेकंड अप्रोच की बात करें तो हम बात कर रहे हैं मेक योर कंफर्टेबल टाइम टेबल बेस्ड ऑन योर ROI। सबसे पहले हमने इस सेंटेंस में एक वर्ड यूज किया है, कंफर्टेबल, ठीक है। कंफर्टेबल का मतलब ये है कि आप अपने अनुसार अपनी टाइमिंग डिसाइड करिए। कहने का मतलब ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको यूट्यूब पे दिखना पड़ता है कि भाई कौन सा हमारे पास सही वक्त होना चाहिए पढ़ाई करने का, ठीक है। अगर आप वक्त भी देख रहे हो यूट्यूब पे, आप ये भी डिसाइड नहीं कर रहे हो कि कौन सा वक्त हमें ये लगता है कि अच्छी तरीके से हमारी उसमें पढ़ाई हो सकती है, तो आप मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो। समझ में आई बात। कहने का मतलब ये है कि दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक किसी को रात में पढ़ने का इच्छा होता है, किसी के दिन में पढ़ने का मन करता है ना। तो दोनों टाइम आप अपने कन्वीनियंट के अनुसार दोनों टाइम को प्रेफर कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो टाइमिंग होने वाला होगा आपका, वो ROI पे बेस्ड होगा। ROI का जनरल मतलब ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हो, आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, और उस टाइम में आपको मैक्सिमम रिटर्न चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो पढ़ने में, तो आपको 3 घंटे के बदले 6 घंटे का आउटपुट चाहिए। समझ में आया। तो इसलिए मैंने आपको ROI बताया है, और वो जो ROI होगा वो आपके कंफर्टेबल टाइम के अकॉर्डिंग होगा। समझ में बात आ गई। चलिए, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं कि अवॉइड इरेलेवेंट सोर्सेज। अब चूंकि आपको पता है कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम है ना, बहुत नज़दीक है आपके, तो चूंकि बहुत नज़दीक है, तो ऐसे आपको बहुत सारे यूट्यूब ऑन करिएगा तो बहुत सारे इरेलेवेंट सोर्सेज मिलेंगे जो कि आपको मिसगाइड करेंगे, है ना। जैसे कि यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ पोस्टपोन, है ना, इस तरीके का जो भी वीडियो आएगा ना, उसको जनरली आपको अवॉइड ही करने हैं। आपको इस तरीके के वीडियो नहीं देखने चाहिए, क्योंकि ये सारे वीडियोज आपको मिसगाइड करते हैं। समझ में आई बात। तो इरेलेवेंट सोर्सेज जितने भी हैं, आपको उसको
अवॉइड कर दीजिए। ध्यान रखिएगा जिस चैनल से भी आप जुड़े हो, चाहे हमारा चैनल है, चाहे आप किसी भी ऑफिशियल चैनल से जुड़ा करिए आप, ठीक है, जहाँ पे रेप्यूटेड फेस हैं जो कि आपको हमेशा यूजीसी नेट के लिए पढ़ाते हैं, तो उनकी जो वीडियो आएगी ना वो एक सही इन्फॉर्मेशन देके जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि है कि उनको ये कुछ भी निकाल देंगे। समझ में आ रही बात? तो इररिलेवेंट सोर्सेज पर आपको डिपेंड नहीं होना है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फोर्थ रूल की हम बात करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट अभी तक दे रहे होगे आप, है ना, पीवाईक्यूज भी आपने दिया होगा, तो मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज जरूर दीजिए, लेकिन इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है। अगर केवल आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, केवल आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, है ना, आपने बोला कि सर हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज दिए हैं, अगर आपने एक का भी इंटरप्रिटेशन नहीं किया है तो ध्यान रखिएगा आपका कुछ भी फायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने में, पीवाईक्यूज देने में। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये है कि आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो, सपोज करिए कि हमने सबसे ऊपर जो बातें बताई हैं एवरग्रीन टॉपिक की, एवरग्रीन टॉपिक मतलब चूज कर लीजिए जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। जैसे पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करिएगा अगर, तो लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पूछा जाता है, उससे सवाल पूछा जाता है। सिमिलरली रिसर्च में बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इन टॉपिक को पढ़िए, एक बार देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर वो गलती होता है तो आप उसको इंटरप्रेट करिए कि भाई हमारी ये जो क्वेश्चन है हमने तो कंसेप्ट पढ़ रखा है लेकिन गलती क्यों हुई है, ठीक है। तो आपको हर एस्पेक्ट से, हर तरीके से आपका इंटरप्रिटेशन जरूरी है जो कि आपके सक्सेस को डिटरमाइन करेगा। समझ में आई बात? और लास्ट बात यह है कि आप प्रॉपर रिवीजन किया करिए। मान लीजिए आपने टॉपिक भी डिसाइड कर लिया, आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि इस लास्ट 10 से 15 दिनों के बीच हमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो रिवीजन से ही आपका काम बनेगा। नहीं रिवीजन करोगे, आगे का पढ़ता जाओगे, पीछे क्या भूलता चले जाओगे। समझ में आ गई? तो रिवीजन इज ऑल्सो योर की फैक्टर, ठीक है। तो ये तो आपका रिमेनिंग डेज का रूल रहा। अब बात करेंगे कि इन दिनों में क्या आपको पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़नी चाहिए। अब देखो यहाँ दो स्टूडेंट होते हैं, दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। पहला कैटेगरी ये होता है कि जो शुरू से, जब भी आपके 6-7 महीने से पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, तो वो उन्होंने तो काफ़ी उनकी अच्छी तैयारी हो गई होगी। लेकिन दूसरा स्टूडेंट वो होगा, दूसरा जो स्टूडेंट का कैटेगरी है वो ये होगा कि किसी भी कारणवश, वो कोई भी कारण हो सकता है ना, कोई भी कारण, मतलब आप गेस कर सकते हो, उनके तरीके से किसी भी कारण से वो पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। पढ़ नहीं पाए हैं मतलब उनके लिए 2-3 महीने के पहले उन्होंने अपनी स्टार्ट की है पढ़ाई, क्लियर। तो चाहे 1 महीने पहले से स्टार्ट करी है पढ़ाई, तो वो क्या कर सकते हैं इन दिनों, ठीक है। चलिए दो एस्पेक्ट के ऊपर बातें करेंगे इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है। पहला जो एस्पेक्ट है वो है, हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं। तो पेपर 1 में हमने सबसे पहले बोला है कि चाहे जिस तरीके के स्टूडेंट हो, चाहे वो 6 महीने से स्टार्ट किया है आपने पढ़ाई को या 1 महीने से स्टार्ट किया आपने पढ़ाई को, पेपर 1 में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सबसे पहली बात। अब आप बोलोगे कि सर आप ये कैसी बात कर रहे हो, 1 महीने में या 15 दिनों में हम कुछ भी नहीं छोड़े, ऐसा तो कुछ भी हो नहीं सकता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 का वेल डिफाइंड सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, यूजीसी ये क्लेम करता है कि हम पेपर 1 में जो है 10 यूनिट है और 10 यूनिट से, प्रत्येक यूनिट से, ईच यूनिट से 5-5 क्वेश्चन हम देते हैं एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर आप रिसेंट पेपर के पैटर्न को देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि कभी रिसर्च में 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, कभी कम्युनिकेशन में 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। तो जनरली जो पैटर्न है ना वो सिस्टमैटिक नहीं है, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक यूनिट से कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपने हायर एजुकेशन छोड़ दिया है, अगर आपने पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट छोड़ दिया है और उसी से एग्जाम के अंदर गए, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप क्या करिएगा, ठीक है। तो पेपर 1 में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। सिमिलरली आपको 3 ऐसे सब्जेक्ट है पेपर 1 में, 3 ऐसी यूनिट है, उसमें से आराम से मार्क्स गेन कर सकते हो 30 नंबर, 30 नहीं तो 26 से 28 नंबर इसमें गेन कर ही सकते हो। वो है आपका आरसी, वो है आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट जिसमें रीजनिंग भी इंक्लूड है, और वो है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। आरसी की बात करें, आपकी रीडिंग स्किल्स के ऊपर पूरी की पूरी डिपेंड होती है आरसी। आप पढ़ोगे आराम से क्वेश्चन कर लेके जाओगे।
दूसरी बात, आप मैथ्स अगर बात करोगे तो अगर आपके मैथ्स में सिंपल जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है अगर आपका कंप्लीट है, अर्थमेटिक में जैसे हम एवरेज की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन की बात करते हैं, तो अर्थमेटिक वाला पार्ट है तो कभी भी आप मैथ्स के अंदर सारा क्वेश्चन करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी रीजनिंग में जो मिसिंग नंबर वाले रीजनिंग आते हैं और वो नंबरिंग वाले या अल्फाबेटिकल सीरीज वाले रीजनिंग आते हैं वो तो आराम से कर ही लीजिएगा आप। सिमिलरली जो आपका डीआई का पार्ट है, क्योंकि डीआई में आपको केवल गेस करना होता है और सारा का सारा खेल आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट ही करता है। जैसे हम परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज की बात करते हैं, है ना, मैथमेटिक्स डीआई में आपको एवरेज भी पूछा जाता है, रेशियो में पूछा जाता है, तो वो आपका अगर मैथ्स वाला पार्ट से तो डीआई भी आराम से कर ले जाओगे, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला है कि इन तीनों जो यूनिट है इसको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, और बेसिकली पेपर 1 में भी आप कुछ भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। रही बात पेपर 2 की, अब हर किसी को पता है कि पेपर 2 में सब इतने कम दिनों में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। हम चाह के भी आपको पेपर 2 में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको इसके एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताता हूँ। प्रैक्टिकल क्या है कि पेपर 2 में भी आपके 10 यूनिट हैं। अब 10 यूनिट में आपको ये एग्जैक्टली पता होगा, चूंकि आपका सिलेबस वेल डिफाइंड है, तो सिलेबस देखिए आपको यहाँ पे एकदम पता होगा कि पेपर जो 2 में कौन सी यूनिट हमारी स्मॉल है और कौन सी हमारी यूनिट है जो बिग यूनिट्स हैं, ठीक है, बड़ी यूनिट्स हैं, कौन सी छोटी यूनिट्स हैं। तो आपको जो छोटी यूनिट्स होंगे ना, 2 से 3 यूनिट्स आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना भाई कि जिस जो यूनिट बड़ी होगी उसके वेटेज भी बड़े होंगे, उसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आएंगे, उस एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो बड़े यूनिट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। छोटे यूनिट को अभी हम 6 महीने पहले की तो बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो छोटे यूनिट को बेसिकली आप इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। पेपर जो यूनिट बड़े हैं आपके, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा वो करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करिए, उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़िए, आप पीवाईक्यूज लगाइए उसके रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप मॉक टेस्ट दीजिए और इंटरप्रेट करिए अपने आप को कि क्या सही हो रहा है मेरा, है ना। तो इससे आप पेपर 2 से भी आप डील कर पाओगे। तो ये रही आपको कि क्या आपको पढ़नी चाहिए और क्या नहीं पढ़नी चाहिए वाला पार्ट। आई बिलीव कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप दिसंबर यूजीसी नेट के लिए सीरियस हो तो हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ऊपर दिया गया नंबर है या नीचे भी नंबर दिया गया है। आप सिंपल क्या करना है, आपको कॉल करना है और आप अपने आप को इनरोल करा लीजिए। कॉमर्स का मैं टीचर हूँ, कॉमर्स पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो पूरी बेसिक से हमने स्टार्ट किया है कॉमर्स को, है ना। तो जल्दी से जाइए, अपने आप को इनरोल कराइए और वहाँ हम मिलते हैं अपने पेड क्लास में। थैंक यू एवरीवन। आई बिलीव कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अच्छा अगर लगा है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।